हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज ऋषभ शर्मा। मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत जल्दी खत्म करा दूंगा। ये उसकी चैप्टर 2 की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने कवर कर लिया था इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, नीड क्या थी, इकोनॉमिक प्लानिंग की गोल्स क्या थे 5 ईयर प्लान के, और वो सारी पॉलिसीज जो कि 1991 तक चली उसके फीचर्स। ठीक है, उसके अलावा हमने कवर कर लिया था कि रिफॉर्म्स क्या थे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, रिफॉर्म्स क्या थे, टेक्निकल रिफॉर्म्स हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, कि क्या टेक्निकल रिफॉर्म्स थे, क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, ठीक है, और क्या जनरल रिफॉर्म्स थे, इंस्टीट्यूशनल यानी लैंड रिफॉर्म्स जो आए थे। इस वीडियो में मैं ये दो टॉपिक बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, मात्र 15 से 20 मिनट में कवर करा दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैंने कहा था कि 1950 से 1990 तक जो भी सरकार ने काम किया उनको 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया कि भैया एग्रीकल्चर में क्या काम किया, इंडस्ट्रीज में क्या काम किया, और ट्रेड और पॉलिसी से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या काम किया। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। अच्छा, ये जो था एक रेजोल्यूशन बनाया गया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये क्या था? इट वॉज अ डेक्लेरेशन, it was a declaration that state will be playing a leading role in the इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा पॉलिसी रेजोल्यूशन बना दो जिसमें हमेशा से यही चीज दिखा दी जाए कि भैया सरकार ही है जो है, सरकार ही सारे डिसीजन लेगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास ही मेजॉरिटी पावर रहेगी। जैसा कि हमने पॉलिसी परसूट में पढ़ लिया था, क्या था कि डोमिनेंस रोल था पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर पे ज्यादातर पैसा लगाया गया था। उसका एग्जांपल था आईपीआर। 1956 में सरकार ने एक रेजोल्यूशन बनाया जिसके हिसाब से सबसे पहले इसके अंदर 3 पॉइंट आए। उन्होंने 3 चीजें कही। सबसे पहली चीज जो थी उन्होंने कहा था 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन। आईपीआर के अंदर 3 मेजर पॉइंट आएंगे। ठीक है, पहला था 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, दूसरा था हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक, और तीसरा था इंडस्ट्रियल सॉप्स बोले तो कंसेशन। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन बनाया जिसके अंदर ये 3 मोटे मोटे पॉइंट रखे। सबसे पहला पॉइंट क्या था? 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन। 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन के तहत उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रीज को 3 तरीके से क्लासिफाई करेंगे, एक शेड्यूल ए, एक शेड्यूल बी और एक शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में वही इंडस्ट्रीज आएंगी जो प्रॉपर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आ रही हैं, यानी सारे के सारे पब्लिक के पास, यानी पब्लिक मतलब क्या? गवर्नमेंट। ठीक है, विच एन एंटरप्राइज विच इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट इज नोन एज पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि शेड्यूल बी में एक तरफ कह दिया कि हमने एक तरफ सारी इंडस्ट्रीज वही रहेंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर रहेगा, दूसरी तरफ शेड्यूल बी जिसमें मैंने कहा कि मेजर रोल पब्लिक सेक्टर का रहेगा और हेल्पिंग हैंड या फिर मैं कहूं सेकेंडरी रोल, ठीक है, ये दे दिया गया किसको? प्राइवेट सेक्टर को। अभी भी सेकंड टाइप में भी देखोगे कि मेजॉरिटी सब किसके पास थी? पब्लिक। और इन दोनों के अलावा जो भी बचा वो किसके पास गया? प्राइवेट सेक्टर में। तो ये तो भाई दम घोटने वाली बात हो गई कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो सारा का सारा कौन रन कर रहा था? पब्लिक सेक्टर के आसपास आ रहा था। कहीं से भी प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होना बड़ा ही मुश्किल सा देखा जा रहा था। कैसे ही होगी जब क्या बोलते सारे ही तुमने जगह पर पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट रोल प्ले करने को बोल दिया है। ठीक है, दूसरी थी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इससे भी मन नहीं भरा क्लासिफिकेशन से, तो उन्होंने लाइसेंस लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए है ना, इसलिए हम लाइसेंसिंग प्रोवाइड करेंगे। व्हाट इज अ लाइसेंसिंग? रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, उनका हर एक काम के लिए आपको लाइसेंसिंग लेनी है, ये भी आईपीआर का ही पार्ट था। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल शॉप्स। अब इंडस्ट्रियल शॉप्स मतलब इंडस्ट्रियल कंसेशन। अब ये करा गया था ताकि आप बैकवर्ड एरियाज में क्या बोलते हैं इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, और अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो आपको कंसेशन मिलेंगे, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब वो कंसेशन, डिस्काउंट, रिबेट सरकार किस फॉर्मेट में देती है? उसने कह दिया भाई टैक्स में रिबेट दे देना। ठीक है, तुम्हें हम सप्लाई में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इसमें तुम्हें कंसेशन दे देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी
सप्लाई में कंसेशन दे देंगे। ठीक है, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण सरकार ने कहा कि चलो भाई अब तुम इंडस्ट्रियल शॉप्स ले लो, थोड़े से डिस्काउंट ले लो। जब भाई इतना ज्यादा कर दोगे तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। ये पूरा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में, इसके अलावा ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्या पॉइंट था कि भाई क्लासिफाई कर दिया गया था इंडस्ट्रीज को ए बी सी फॉर्मेट में। ए में सिर्फ वही इंडस्ट्रीज आती थी जो पूरी तरीके से रन किसके थ्रू की जाती थी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। बी में वो आती थी जिसमें पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंट रोल होता था और प्राइवेट सेक्टर एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता था, सेकेंडरी रोल। तीसरी आती थी सी, जिसमें कि जो भी ए बी में नहीं था वो सारा कुछ किसमें आ गया, प्राइवेट सेक्टर में, यानी शेड्यूल सी में। उसके बाद लाइसेंसिंग लगा दी गई और सॉप्स। यही 3 पॉइंट मेजर आईपीआर में आते हैं। और बच्चे गलती क्या करते हैं, जब भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की बात की जाती है तो वो सिर्फ 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन के बारे में ही जानते हैं कि क्लासिफाई कर दी गई थी इंडस्ट्री, लेकिन ये 2 पॉइंट छूट जाते हैं। अब इस पूरे में आपका सारा का सारा आईपीआर खत्म हो जाता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया आईपीआर 1956। अब पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जब भी बात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की आए तो एक नाम याद रख लेना, ठीक, कार्वी कमेटी। ये नाम भूलना नहीं, कार्वी कमेटी बना दी गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, किस लिए बनाई गई थी, फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, एक कमेटी एसोसिएट की गई थी 1951 में कि भैया अब कार्वी कमेटी ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट देखेगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे इतना फोकस क्यों था भाई, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनाओ, क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे हो? क्योंकि भाई हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग विलेज एरियाज में रहते थे। अब अगर उनका रोजगार बढ़ेगा तो उनकी कमाई बढ़ेगी, उनकी कमाई बढ़ेगी तो देश की कमाई बढ़ेगी। फंडा ऐसे चलता था कि भाई अगर तुम बड़े बड़े लोगों को ही सिर्फ ऊपर ऊपर से ही देखोगे इकोनॉमी में कि भैया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है, और उसी से जज करोगे, तो भैया एक आम आदमी की इनकम कैसे बढ़ाओगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी था। उसके पीछे के रीजन क्या थे? सबसे पहला काम क्या किया गया, कार्वी कमेटी बनाएगी, जिसको एक काम दिया गया कि अब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करेंगे। पहले इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं होती थी। इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या होती थी, 5 लाख। आज की डेट में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के हिसाब से कितनी है, माइक्रो की है 1 करोड़, स्मॉल की है कितनी 10 करोड़ के आसपास, और मीडियम की है मोर देन 10, यानी 50, 1 10 50 करोड़ के आसपास चलता है। ठीक है, पहले कितनी थी, पहले इन्वेस्टमेंट लिमिट थी इन 1951, कितनी थी, इन्वेस्टमेंट लिमिट थी 5 लाख बस। करंट क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम के हिसाब से माइक्रो की है 1 करोड़, 10 करोड़ और 50। ये आज का है, पहले का और आज का, ठीक है, ये हिसाब हो गया। अब आगे बढ़ो भाई। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी उन पे इतना फोकस क्यों किया गया, क्या जरूरत थी? तो इसके 3 पॉइंट हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की 3 पॉइंट लिखिए। सबसे पहला पॉइंट जो आता है क्या है कि एसएसआई इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। अरे ठीक, दूसरा पॉइंट क्या आता है, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी। जरूरी नहीं है कि ये शहरों में ही हो, ठीक है, देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड, इक्वालिटी ओरिएंटेड, अर्बन रूरल डेवलपमेंट साथ साथ हो रहा है। ठीक, थर्ड पॉइंट जो इसमें लिखना है दूंगा तुम्हें, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जब भी बात करेंगे कि
पैसे की जब भी बात आएगी तो भाई जाहिर सी बात है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अप टू 5 लाख की लिमिट रखी गई थी कार्रवाई कमेटी के थ्रू उस वक्त, ठीक है। तो यानी ऐसा था कि हर कोई स्टार्ट कर सकता था, इतना कोई बड़ा बात नहीं थी। तो ये क्या था, थर्ड पॉइंट इसमें यही आता है कि इन्वेस्टमेंट लिमिट जो थी वो बहुत ही नॉमिनल थी। तो यहां था नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट and therefore equity oriented, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जिसकी बात हो रही थी वो क्या था, इंटर रीजनल इक्वालिटी, याद रखिएगा यहां पर रीजनल इक्वालिटी की बात हो रही थी, अर्बन रूरल इक्वालिटी की, रीजन वाइज। और यहां जो बात हो रही थी, यहां इक्वालिटी इन सोसाइटी, इसकी बात हो रही थी, ठीक। इक्विटी इन सोसाइटी, ये 3 पॉइंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के अंदर आ जाएंगे। याद रखना जब भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का नाम आए ये नाम मेंशन कर देना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और गलत कोई क्वेश्चन गलत होने वाला भी होगा तो भी तुम्हें 1 नंबर तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वापस चलेंगे भाई, आखिरी टॉपिक ये हो गया, ये हो गया ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल सी बात है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या था, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो भाई, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या था कि अब वो चीजें बाहर से नहीं मंगानी जो घर पे बनाई जा सकती हैं। खुद की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, घर की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का सहारा लिया, ठीक है। अबॉलिशन द ट्रेड और इंपोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन डोमेस्टिक कंट्रीज। इसके 2 पॉइंट थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के, ऐसे ही लिखो। पहला क्या, abolition of import from foreign countries and promotion of domestic industries by doing production in इंडिया, ऐसे समझ लो, ठीक। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था कि अब हम बाहर से सामान नहीं मंगाएंगे और घर का सामान बनाएंगे और वहीं पर घर के सामान को ही बाहर बेचेंगे, जिसका एक नाम था एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। ये भी रखा गया था, एक टर्म आ सकता है एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है, याद रख लिएगा, ठीक है। अब ये चीजें की गई, ऐसा करने के लिए सरकार ने क्या किया, सहारा लिया किसका, 2 चीजों का। फॉर ट्रेड पॉलिसी सरकार ने कहा ठीक है हम लगाएंगे क्या, रिस्ट्रिक्शंस। सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए जो हमने पढ़ लिए थे पहले ही। अब 2 तरीके थे भाई, लिमिट सेट कर दी, कोटा सेट कर दिए, ठीक है, टैक्सेस बढ़ा दिया, 2 चीजों के थ्रू। किस तरीके से सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि एक लिमिट सेट कर दी, एक कोटा रख दिया कि इससे ज्यादा आप सामान नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, ना ही इससे ज्यादा सामान आप बाहर से नहीं इंपोर्ट कर सकते, ठीक है। और कह दिया कि भैया टैक्स लगा दिया गया है कि अगर इससे ज्यादा करोगे तो आपको हाई टैक्सेस देने पड़ेंगे। इसके कारण हमने क्या किया, इस तरीके के विद द हेल्प ऑफ कोटाज एंड टैक्सेस वी इंश्योर दैट द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टू बी अप्लाइड। ये था हमारा लास्ट टॉपिक और इसी में था जनरल व्यूज। दीज आर ऑल द मीनिंग्स, बेसिक थिंग्स जो आपको इस चैप्टर के अंदर आनी चाहिए, जिससे आपके एग्जाम में नंबर अच्छे खासे बन सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो देख लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और फर्दर वीडियोस के लिए इंतजार करो, बहुत जल्दी जल्दी लाइव वीडियोस आने वाली है। थैंक यू क्लास।